नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। लोकतंत्र की राह में कभी डेड एंड नहीं आता, यानी कि रास्ते बंद नहीं होते। दूसरे शब्दों में यहां संवाद कभी खत्म नहीं होते। संवाद खत्म हो गया तो काहे का लोकतंत्र। लेकिन संसद से सड़क तक सरकार और विपक्ष में डेड एंड जैसा नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में काले कपड़ों में नजर आ रहा ये विपक्ष है, जिसने आज सरकार के खिलाफ काले कपड़ों में मार्च ये कहकर निकाला है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का हाल ही का एक बयान, जिसमें उन्होंने विपक्ष के रवैये पर कहा था, कहीं शुभ होता है तो कुछ लोग आकर एक काला टीका लगाया करते हैं। वैसे आज बीजेपी ने काले कपड़ों में संसद में आए विपक्ष पर लोकतंत्र के अपमान का आरोप लगाया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां तक पूछ लिया कि क्या कांग्रेस अब काला जादू करेगी। उधर संसद की आज की कार्रवाई भी हंगामे में बर्बाद हो गई। हंगामा ऐसे था कि लोकसभा स्पीकर के ऊपर कागज तक फेंके गए। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या राहुल गांधी पर हो रहा हंगामा लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा रहा है। क्या सरकार और विपक्ष की ये तकरार 2024 के चुनाव का माहौल तय करेगी और लोकतंत्र के नाम पर हो रही इस लड़ाई में काला कपड़ा वर्सेस काला टीका क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। संसद के बाहर विपक्ष ने जो मार्च निकाला है, उसमें नजर आ रहा है किस तरह कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं के साथ काले कपड़ों में संसद से सड़क तक का प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दलील क्या थी? दाल में कुछ काला है, इसलिए मोदी सरकार अडानी केस में जेपीसी जांच से डर रही है। वैसे जुबान पर भले अडानी हो, लेकिन दिल में दर्द तो राहुल गांधी का ही था। आज कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी खुद काले शेड्स वाले कपड़ों में आई थी। उन्होंने भी संसद से बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध कर रहे अपनी पार्टी के सदस्यों का साथ दिया। लोकतंत्र में काला क्या होता है, विपक्ष का क्या दलील है, मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद संसद से उनका बाहर होना, उनके आवास को खाली करने के 30 दिन का नोटिस देना, इन सब के पीछे सुप्रीम कोर्ट का 2003 का फैसला बड़ी वजह कहा जाता है। आज उन्हें बतौर सांसद अलर्ट हुआ, घर भी खाली करने का नोटिस आ गया। ऐसे में जब आज विपक्ष ने काले कपड़े पहने तो बीजेपी ने क्या कहा, आप सुनिए। वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस काले कपड़े काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए? आज जो ये पूरा आवरण ओढ़ कर किया जा रहा है, सो कॉल्ड ब्लैक, और कुछ नहीं है। उनके अंतर मन की जो कालिमा है उसकी वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो एक ही पंक्ति में कहना चाहूँगा, अंदर से मैलो ही हो, बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो, कौआ तनवन एक। राहुल गांधी के बहाने बीजेपी के पास कांग्रेस के खिलाफ तर्कश में कई तीर है। पहला मुद्दा बीजेपी का आरोप है कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस कोर्ट का फैसला भी स्वीकार नहीं कर रही। दूसरा मुद्दा माफी मांगने के सवाल पर सावरकर को घसीटने के राहुल के रवैये के खिलाफ बीजेपी आक्रामक है। इस मामले में तो उनके पुराने साथी उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी राहुल गांधी का विरोध कर रही है। तीसरा मुद्दा मोदी सरनेम को लेकर ओबीसी समाज का अपमान हुआ या नहीं, इसका है। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने संसद के बाहर इसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की।
लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आज लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसलिए काले कपड़े पहनने पड़े। सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बयान। हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए? हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया। लोकतंत्र के नाम पर सरकार पर हमलावर कांग्रेस अलग अलग तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है। आज यूथ कांग्रेस भी कथित तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरी, लेकिन लोकतंत्र की बात कर रहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के मुंह से जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए शब्द निकले, आपको सुनवाती हूं, भगवान न करे कभी इस तरह के शब्द किसी भी महिला, वो चाहे राजनीति में हो या ना हो, किसी भी महिला के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो। सुनिए बीवी श्रीनिवास के ये बयान। वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया, मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी दयान को, महंगाई दयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया। मैं ये शब्द बोल भी नहीं सकती। सोचिए, जिस पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी एक महिला हो और राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले के बाद जब प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे कांग्रेस के लीडरों की उम्मीद हो, जिस पर कांग्रेस पार्टी की उम्मीद टिकी हो कि ये अब उनकी लीडर बनेंगी, जब ये कयास लगाए जा रहे हों कि प्रियंका के नाम पर विपक्ष कांग्रेस के साथ एकजुट हो सकता है, तब बीवी श्रीनिवास जैसे नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है और पब्लिक का सवाल नंबर 1, काले कारनामे छिपाने के लिए कांग्रेस काले कपड़े पहन रही है, बीजेपी के इन आरोपों में क्या दम है? सवाल नंबर 2, क्या परिवारवाद की वजह से राहुल गांधी के लिए कांग्रेस संसद से सड़क तक हंगामा कर रही है? सवाल नंबर 3, क्या राहुल के साइड होते प्रियंका के नाम पर विपक्ष गोलबंद हो रहा है? और सवाल नंबर 4, क्या सरकार और विपक्ष के बीच यही हंगामा 2024 की चुनावी लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है? यही है आज पब्लिक के सवाल। और पब्लिक के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रिजू दत्ता जी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी और उदित राज जी कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं। लेकिन रीना गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जिस तरह से महिला नेताओं के बारे में बयान आ रहे हैं, क्या मुद्दा कुछ से कुछ नहीं बनता जा रहा? और आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी, जो आज तक राहुल गांधी के और कांग्रेस के इस ऑपोजिशन में मीटिंग में नहीं आ रही थी, क्या अब इसलिए साथ है क्योंकि राहुल गांधी साइड हो चुके हैं? मुद्दा है क्या? और क्या लोकसभा में स्पीकर की अवमानना का कोई जस्टिफिकेशन है? नविका जी, मुद्दा राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इन सब से बहुत बड़ा मुद्दा है। इस समय देश में प्रजातंत्र को बचाने का मुद्दा है। ये मुद्दा छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियों से बहुत बड़ा है। आप देखिए, भारत के इतिहास में आज तक हमें इतने कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कभी नहीं मिले, और यही कारण है कि इस समय भारत की जो बुरी हालत चल रही है, चाहे आप बेरोजगारी देख लीजिए, चाहे आप महंगाई देख लीजिए, अगर हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो वो किसी की भी बातों में इस तरह से नहीं आते। आप देखिए, किसी ने प्रधानमंत्री जी को बोला कि नोटबंदी कर दीजिए साहब, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। कोई भ्रष्टाचार कम हुआ? वहीं दूसरी ओर आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के परम मित्र अडानी जो हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी को बुद्धू बना रहे हैं। यही कारण है, आप देखिए
पूरे देश के सारे एयरपोर्ट अडानी के नाम हो गए, सारे कोयले की खदान अडानी के नाम हो गए, सारे बिजली के कारखाने अडानी के नाम हो गए। अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते तो वो समझ पाते कि अडानी किस तरह प्रधानमंत्री जी को बरगला रहे हैं, किस तरह पूरे देश की संपत्ति अपने नाम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस समय जो महा घोटाला हुआ है देश में, आजादी से आज तक इतिहास में ऐसा घोटाला नहीं हुआ नविका जी, और भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले को डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए विपक्ष का ये विपक्ष को जो घोटाला दिख रहा है, उन्हें क्या, मैं रीना जी आपसे कहूंगी, कम से कम सारे विपक्ष से कहूंगी कि पर्सनल टिप्पणियां करनी क्या जरूरी होती है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। आज स्मृति ईरानी जी पर जो कहा गया, अब नरेंद्र मोदी जी पर जो कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री पर जो कहा जाता है, और दूसरी बात घोटाला आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी गठित कर दी, अब इसके बाद क्या स्पीकर पर पेपर फेंकना और इस तरह के काले कपड़े पहनना, एक पूरा सेशन वॉश आउट कर देना, क्या यह जरूरी है? रीजू दत्ता जी, मेरा सवाल आपसे है, और सवाल इसलिए क्योंकि कल तक आप अपना अलग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज राहुल गांधी साइड हटते हैं तो आप सब एकजुट हो जाते हैं। मुद्दा है क्या? विपक्ष को एक जॉइंट फ्रंट बनाना है जिसमें राहुल गांधी रोड़ा थे, रास्ते का पत्थर थे, या फिर मुद्दा कोई लोकतंत्र की बर्बादी का मुद्दा है जो रोज उठाया जाता है, जबकि लोकतंत्र में आप लोग बैठकर रोज जो चाहते हैं बोलते हैं, मेरे शो पर बोलते हैं, तमाम जगह बोलते हैं, तो लोकतंत्र की खत्म होने की दुहाई क्यों? नाविका जी, ये जो मुद्दा है वो मुद्दा राहुल गांधी या कांग्रेस से बहुत बड़ा मुद्दा है। एक हद होती है हर चीज की, और वो हद बीजेपी ने पार कर दी है। वो लोकतंत्र हो, वो संघीय ढांचा हो, वो इस देश का संविधान हो, ये सारी चीजें अभी खतरे में आ गई हैं। और जहां पर राजनैतिक तौर पे या लोकतांत्रिक तौर पे बीजेपी किसी भी पार्टी के हराने में अक्षम रही हो, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर उनकी गला घोट के उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की है। इस देश की सबसे टारगेटेड पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। यह आंकड़ा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। जहां जहां उनको चोट पहुंची है, जहां जहां उनको हार प्राप्त हुआ है, उनके पीछे उन्होंने ईडी सीबीआई लगा दिया है। जहां पर उनकी मंत्रिमंडल हार गई है, वो पैसे से खरीद के सरकार उन्होंने गिरा दिया। जहां पर उनको पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाता है, वो एमपी को डिस्क्वालीफाई कर देते। आपने कहा कि पार्लियामेंट चल नहीं रहा है। मैं नाविका जी दर्शकों से पूछ रहा हूं, पार्लियामेंट सेशन में अभी तक के मेरे पास आंकड़े आए हैं, 20 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है आम जनता के, जो मेरे और आपके पैसे हैं। उस 20 करोड़ रुपए जो खर्चा हुए हैं, ये पार्लियामेंट में जो तमाशा चल रहा है, इस तमाशे के लिए इसका जिम्मेदार कौन है? पार्लियामेंट, संसद को चलाने की जिम्मेदारी तो बीजेपी के ऊपर है। आज राहुल गांधी एक साधारण सांसद है, वो किसी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो कोई ऐसे बहान व्यक्ति नहीं है, एक साधारण एमपी है। उनके माफी मांगने के तौर पर उनको बहाना बना के आपने पूरा संसद का कार्यक्रम खारिज कर दिया। ये कौन कर रहा है? ये तो हम तृणमूल कांग्रेस नहीं कर रही है। और हम इस मुद्दे पे सारा विपक्ष एकजुट है कि देश के लोकतंत्र, देश का संविधान और देश के हित के लिए बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है। मेरे को आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गिनवा दीजिए, प्रधानमंत्री का बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता का जहां पर उन्होंने महंगाई या बेरोजगारी को लेके एक बात उठाई हो। पर महंगाई के बारे में तो आप भी बात नहीं कर रहे। आप भी तो रोज अडानी की बात कर रहे हैं, जबकि आपकी मांग थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में कमेटी गठित हो, जो हो चुकी है, लेकिन आपने रट लगाई हुई है अडानी की। आप कौन सा पार्लियामेंट जाकर बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं? और उदित राज जी, मेरा आपसे सवाल यही है, इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारे फ्लोर की ऑपोजिशन पार्टीज को बुलाया है अपने घर खाने पर और एक बैठक
बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर। ये तस्वीरें हम अभी स्क्रीन पर ले रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से सारी ऑपोजिशन एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बना रही है। लेकिन एक तरफ सावरकर को गाली तो उद्धव ठाकरे आपसे बिछड़ जाते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अब तक जो आपके साथ नहीं जुड़े थे वो अब आपके साथ आके बैठ गए। उदित राज जी, संदेश क्या है देश के लिए और क्यों इस तरह से रोज हंगामा होता है सदन के अंदर जिसमें स्पीकर के ऊपर पेपर फेंके जाते हैं? क्या इस तरह से संविधान की और लोकतंत्र की सुरक्षा होगी? धन्यवाद नामिका जी। आप इतना ताकत से बीजेपी का मजम्मत करती हैं, मदद करती हैं, फिर भी पकड़ में आ ही जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी है, वो भ्रष्टाचार, क्रिमिनल एंगल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं है। आपको बता दूं कि सेबी के गाइडलाइंस के लिए एक्सपर्ट कमेटी है। कम से कम देश को मिसलीड मत करिए। और ये मांग किसी पार्टी की नहीं थी, सभी पार्टी की बात जेपीसी की है। दूसरी बात, आपने कहा कि बोलते क्यों नहीं। अरे भाई, सत्ता पक्ष आज तक कभी गतिरोध पैदा किया अपनी सरकार के खिलाफ? केवल कि राहुल जी आकर के फिर से अडानी के बारे में बोल देंगे। और लॉन्ग जॉब किसने करा? ये तो बीजेपी ने। कभी आपने पूछा कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आप लोगों को लगता नहीं है कि आप लोगों का अपमान है कि पीएम इतना तुच्छ पत्रकारों को समझते हैं कि इनसे बात ही न करें? जबकि ये चौथा खंभा है। तो आप जो इस समय कह रहे हैं कि विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, अरे ऐसे में तो आप सबको इकट्ठा होना चाहिए। आप बचा क्या है जनतंत्र में? जिस तरह से अब कहना नहीं, ईडी सीबीआई का 95% केसेस विपक्ष का है के खिलाफ ही है। कितना टीएमसी के कितने नेताओं को जेल भेजा गया है। ठीक है, ये एक कांग्रेस थी कि अपने ही मंत्री को जेल भेजा, राजा को, कनिमोझी को। मैं ये नहीं कहता कि 100% ट्रांसपेरेंसी रही है, न कभी हो सकती है, लेकिन एक्शन तो हुआ। यहाँ तो आप देख लीजिए कि जितने लुटेरे हैं जो बीजेपी में जाते हैं, वो तो गडकरी जी को कम से कम आप सामने रख करके बोलिए कि गडकरी जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो आता है वो धुलाई उसकी हो जाती है। तो इस समय जनतंत्र खतरे में उदित राज जी, अब आपने इतने सारे मुद्दे उठाए हैं तो मैं कम से कम आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने 3 इंटरव्यू तो हमारे चैनल को ही दिए हैं। सबका अपना अपना तरीका है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई इंटरव्यू देता है। राहुल गांधी जी इंटरव्यू नहीं देते, बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता भेजने में भी उन्हें परहेज है, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र पनप रही है वहां पर। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से रिपोर्टर्स की और सीनियर एडिटर्स के ऊपर टिप्पणी की अपनी शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कितनी इज्जत किसकी करते हैं वो भी देश के सामने आ गया। लेकिन मेरा सवाल एक है, सवाल ये है कि क्या आप जस्टिफाई करते हैं बीवी श्रीनिवास ने जो आज एक महिला मंत्री के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या इससे लोकतंत्र बचता है? कम से कम मैं पैनल में जितने लोग बैठे उनसे ये जानना चाहूंगी। रीना गुप्ता जी, आप महिला हैं, आप सपोर्ट करती हैं बीवी श्रीनिवास का ये स्टेटमेंट, हाँ या ना? कोई इफेक्ट बट की जगह नहीं है इसमें। बोलने का मौका ही नहीं मिला, आप अपना एजेंडा चलाने लगे। आ रही हूँ आपके पास अनुराग भदौरिया जी, आ रही हूँ। उसे तो आप ले लिए, एक एक कमेंट तो लीजिए सबसे। आप तो 60-60 सेकंड का कमेंट लेते थे, अब आप अपना उस पे आ गए। अरे भाई, हम लोग को बोलने का मौका दे दीजिए, उसके बाद अनुराग भाई, लोकतंत्र यहाँ जिंदा है, बोलने दूंगी। 1 मिनट, रीना जी से पूछ रही तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? रीना जी, सही वक्तव्य था, हाँ कि ना? मौका नहीं मिला अभी तक बोलने का, दर्द नहीं है। नाविका जी, इस समय देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कांग्रेस के किसी एक नेता ने, छोटे नेता ने कुछ बोल दिया, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है।
आप देखिए जो बेरोजगारी, छोटे महंगाई नेता कह रही हैं, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आपको राहुल गांधी के सबसे करीबी में से एक हैं, और आप कह रहे हैं महिलाओं को डिमीन अगर कोई कर रहा, उन्हें नीचा दिखा रहा हो तो ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। कोई करता है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। नविका चलिए, जी आपके लिए ये मुद्दा ही नहीं है, महिलाओं के लिए भी मुद्दा नहीं है, तो सुधांशु त्रिवेदी जी आप मुझे बता दीजिए, एक तरफ लोकतंत्र मर रहा है, लोकतंत्र को मारा जा रहा है ये आरोप, और दूसरी तरफ 30 दिन में घर खाली कर दो। भैया मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्या ये लोकतंत्र में एक डेड एंड है? आप कोई भी संवाद की जगह, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते? मेरा सवाल पब्लिक के तौर पर इतना ही है कि इतनी जल्दी भी क्या है कि घर भी खाली कराने का नोटिस आपने दे दिया, बस सांस लेने की भी देर नहीं की। देखिए, यहां पर विषय कोई राजनीतिक नहीं है, यह प्योरली टेक्निकल विषय। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, किसी छात्र ने प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई करके किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, अब वो विश्वविद्यालय का छात्र हो गया और छात्रावास में उसको कमरा मिल गया। फिर प्रवेश परीक्षा में धांधली पाई गई या प्रवेश परीक्षा किसी कारणवश कानूनी रूप से रद्द हो गई, अब वो छात्र नहीं रहा ना। जैसे ही प्रवेश परीक्षा रद्द हो गई तो अब वो छात्र नहीं रहा, जब छात्र नहीं रहा तो छात्रावास में कैसे रहेगा? ये टेक्निकल मामला था, पर ज्यादा पॉलिटिकल मामला यह है कि राहुल गांधी जी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? इनकी पार्टी तो वो है कि पवन खेड़ा जी के लिए चंद घंटों में कोर्ट में पहुंच गए थे, आतंकवाद के आरोपियों के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था, और 3-4 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई जा नहीं रहा है कोर्ट। तो ये उत्तर तो उदित राज जी को देना चाहिए कि राहुल गांधी के कुछ सलाहकार हैं या कांग्रेस के अंदर कोई षड्यंत्र है कि राहुल गांधी जी को जेल भेजकर उनको शहीद करवा दो, या कांग्रेस के अंदर की कोई चीज कूटनीति चल रही है कि कौन किसको कैसे कर सके। इनके तो वैसे बड़े बड़े वकील हैं, जितने इनके वकील हैं पार्टी में, हमारी पार्टी में तो नहीं है, और वो तो मतलब बड़े बड़े अपराधियों, आतंकवादियों से लेके बाबरी मस्जिद से लेके किस किस के साथ नहीं खड़े हुए हैं और ताबड़तोड़ जाके खड़े हुए हैं, अभी तक वो कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। ये राजनीतिक एंगल है, ये हम लोग की समझ से बाहर है, और इस पे प्रकाश डालना चाहिए कांग्रेस को, लोगों को, क्योंकि यहां जो निर्णय हो रहा है वो टेक्निकल है। अगर आप 3 दिन तक नहीं कर रहे हैं, आपकी सदस्यता समाप्त हो गई, जैसे कार्यकाल समाप्त होता है तो आपको कस्टमरी नोटिस आ जाता, आप तो कंप्यूटर जनरेटेड है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि भाई इतने दिन के अंदर आपको खाली करना है। सिंपल सी बात है। आप क्यों नहीं जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है, ये तो कोई एक अब क्या कहा जाए, ये पॉलिटिक्स जनरेटेड कहा जाए, कॉन्स्पिरेसी जनरेटेड कहा जाए, स्ट्रेटजी जनरेटेड कहा जाए, ये उदित राज जी बेहतर बताएंगे। उदित राज जी जवाब दीजिए। और उदित राज जी, आपने कहा कि सब एक साथ हैं, जेपीसी पर सबकी मांग थी। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का ही ट्वीट दिखा रही हूं, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है या जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच, तब या था। और यही बात तृणमूल कांग्रेस कह रही थी। अब सब पलटकर जेपीसी नथिंग एल्स पर आ गए हैं। सबसे पहले तो यह चेंज क्यों हुआ? दूसरी बात, क्या आप बीवी श्रीनिवास के कमेंट को सपोर्ट करते हैं? और तीसरी बात, कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस के अंदर है या कांग्रेस के बाहर? देखिए, अभी सुधांशु जी ने एक टेक्निकल बात है, टेक्निकल सब्जेक्ट, तो मैं टेक्निकल पर आता हूं। लिली थॉमस बनाम सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में कहा कि शैल बी, इफ एनीबडी इज कन्विक्टेड शैल बी डिस्क्वालिफाइड, विल ऑटोमेटिकली नहीं होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 103 है, उसने उसको भी उस प्रोविजन को कि 3 महीने तक का इनके लिए एक स्पेशल लेवरेज दिया गया है। जब जबरदस्ती डिस्क्वालीफाई किया गया इनको, न लिली थॉमस वाले मामले में है, न उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है। और एक बात, 7 जो कंप्लेनेंट है पूर्णेश मोदी, वो 7 फरवरी को राहुल जी अडानी के बारे में बोलते हैं, 27 फरवरी को वो ट्रायल चालू हो जाता है। 1 साल तक उसी आदमी ने स्टे कराया था,
वो है बीजेपी का। तो बीजेपी का कंप्लेनेंट भी है और गुजरात कोर्ट भी है और यहाँ स्पीकर भी बीजेपी के हैं। तो सवाल ये होता है कि ये हम कोर्ट का जजमेंट नहीं मान रहे, ये बीजेपी का जजमेंट है। अच्छा, जिस तरह से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कोर्ट का जजमेंट नहीं है, यानी कि आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। रीजू दत्ता जी का हाथ ऊपर जा रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी का हाथ ऊपर जा रहा है, लेकिन अनुराग भदौरिया बोले नहीं है और रीना गुप्ता जी का भी हाथ ऊपर जा रहा है। मैं इस वक्त अनुराग भदौरिया जी को सबसे पहले पूछूंगी, आप भी मानते हैं कि ये कोर्ट बीजेपी का है, ये कोर्ट का जजमेंट नहीं है? अनुराग जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अब मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा, देर बाद आए हैं। आपने अच्छा बोला कि आपके पेट में दर्द क्यों होता है। बिल्कुल मेरे पेट में दर्द होता है जब देश की बात होती है, जब देश के सम्मान की बात होती है, देश के लोकतंत्र की बात होती है तो पेट में दर्द होगा। और सुधांशु जी बैठ के यहाँ पे जब झूठ बोलेंगे तो भी पेट में दर्द होगा। मैं एक जवाब सुधांशु जी से दिलवा दीजिएगा। मैं कहता हूं चलिए आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में आपके एक विक्रम सैनी आपके विधायक थे, उनको 2 साल की सजा हुई। कितने दिन में आपने उनकी नोटिफिकेशन उनकी सजा रद्द करने का नोटिफिकेशन विधानसभा से कितने दिन में जारी किया? और उसी समय समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों की वहां पे सजा हुई 2 साल की, और आपने 24 घंटे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था विधानसभा से। तो आपने इतना समय क्यों लिया अपने विधायकों के लिए? इसके मतलब आपके लिए कानून अलग, विपक्ष के लिए कानून अलग। माने विपक्ष के ऊपर में आप लोकतंत्र, आप विपक्ष के ऊपर में आप अपनी सत्ता के हनक चलाएंगे, विपक्ष को दबाने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र में आप विपक्ष को दबा रहे हैं, विपक्ष के ऊपर में अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है क्योंकि अपने विधायक को आपने रोके रखा। जब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी कि विक्रम सैनी को 2 साल की सजा हो गई है, उनकी नोटिफिकेशन जारी कीजिए, उनकी सदस्यता रद्द कीजिए, तब जाके आपने सदस्यता उनकी रद्द की है। तो ये कैसा रवैया मैं जानना चाहता हूं। मैं दूसरी बात भी करना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर में शुभेंदु अधिकारी के पिताजी शिशिर अधिकारी हैं, वो टीएमसी से जीत के आए हैं। टीएमसी ने चिट्ठी लिखी है, जैसा मुझे ज्ञान है, नहीं होगा तो रीजू दत्ता जी बता देंगे। लेकिन उनके बारे में आपने अभी तक फैसला क्यों नहीं किया 2020 के बाद से? सवाल यह है कि आप अपने समय में कानून अलग और विपक्ष के लिए कानून अलग। इसलिए मैं कहता हूं नविका जी, राष्ट्र में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इसलिए सारे दल एक साथ हैं। सुधांशु जी को अभी जनता की हुई आती हुई आवाज शायद इनके कानों में जा नहीं रही है, या तो शायद नविका जी आपके कानों में नहीं जा रही है। बीजेपी के विधायक के लिए चिट्ठी लिखी तब वो सही था कि नोटिफिकेशन आना चाहिए। अब आपसे सीख लेकर जब नोटिफिकेशन आ रहा है लोकसभा में सांसद के लिए तो आपको गलत लग रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप क्यों लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं? विपक्ष के सारी पार्टियां यही कह रही हैं। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात जो अनुराग भदौरिया जी ने कही, ये तो कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी कह ही चुके हैं कि गांधी परिवार के बारे में पृष्ठभूमि देखकर कोर्ट को निर्णय देना चाहिए। ये कांग्रेस के नेता न्यायालय की न्यायिक विवेक, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, उससे अपने को ऊपर मान रहे हैं। उदित राज जी अभी कह दिए राजनीतिक है, और प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कानून अलग होना चाहिए। यानी इस देश में 2 विधान होने चाहिए, एक जन सामान्य के लिए और एक गांधी परिवार के लिए। वैसे 2 प्रधान वाली सरकार को चला चुके और 2 प्रधान वाली पार्टी। लोकतंत्र में सब आप अपने समय में भी बोलेंगे, बाकियों के समय में भी बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं कह रही हूँ, ये बताएं कि 2014 से जवाब मांगा है, मैं जवाब उनसे ले रही हूं। या तो सुनने की क्षमता रखिए या मैं फेडर डाउन कर दूंगी। एसएफ का केस कब था? अरे कब था भाई? 10-15 साल पहले। खामखा में पर्ची फाड़ने लगते हैं हमारे नाम की। क्यों बचाए रखा था? गायत्री प्रजापति पे केस कब था? बोलिए क्यों आपकी सरकार रहते हुए। जवाब नहीं होता है तो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हो। मायावती जी पे केस कब था? जवाब नहीं। लालू यादव जी 1997 में जेल चले गए, 2013 में लोकसभा की सदस्यता चली गई, 2014 में 2014 के बाद की बात कर रहा हूं। 97 में अनुराग भदौरिया जी, आप कॉन्स्टेंटली बीच में बोल रहे हैं। मैं सचमुच फेडर डाउन करूंगी। अरे भाई, आप सीटें हैं आपकी लोकसभा में, उतना ही समय मिलेगा लोकतंत्र के हिसाब से जितना मिलता है। रीजू दत्ता जी ने हाथ उठाया था, सवाल मैं आ रही हूं आपके पास। क्यों नहीं जा रहे? या तो उन्हें पता है कि कोर्ट में उनका केस बहुत कमजोर है, या कोई रणनीति है, इसका ये खुलासा करें, या ये कोई षड्यंत्र है जिसमें वो फंसते जा रहे हैं।
अरे रिजू दत्ता जी, नाविका जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। ये डिबेट में सिर्फ आप नहीं है, 4 लोग और भी हैं, सबको बोलने का समय चाहिए। रिजू दत्ता जी, मेरा सवाल आपसे है, आप भी मानते हैं कि क्या ये बीजेपी का फैसला है जो कोर्ट के द्वारा आया है, या ये कोर्ट का फैसला है? सवाल का जवाब दीजिए। एकदम सीधा जवाब है, ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना ये सही बात नहीं है। पर मेरे कुछ 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है और बातें हैं जो मैं सुधांशु जी और दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। पहला, अगर आपने राहुल गांधी को कोर्ट के डिसीजन पे आपने सारे टेक्निकलिटीज किए हैं, तो मैं सुधांशु जी जो बहुत विद्वान सांसद है, मैं उनको याद दिला दूं, गुजरात के नरन कछड़िया वाला केस, एमपी अमरेली, 3 साल का कन्विक्शन हुआ था। 3 महीने तक आप उनका सुप्रीम कोर्ट जाने तक और सुप्रीम कोर्ट से उनका स्टे ऑर्डर और डिसमिसल आने तक आपने वेट किया था, आपने डिसमिस नहीं किया था। तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि अगर आज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वो कभी भी ये नहीं होने देते कि एक विपक्ष के सांसद को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जैसे ममता बनर्जी ने, जब शुभेंदु अधिकारी आपके जो नेता प्रतिपक्ष है उसके खिलाफ जब प्रिविलेज मोशन आया था और उसका सस्पेंशन होना था, ममता बनर्जी ने कहा था नहीं, उसका सस्पेंशन रोक देना चाहिए। यह दूसरी बात। और तीसरी बात, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा षड्यंत्र यहां पर हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये जितना भी संसद में तमाशा चल रहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर और देश के सड़कों पे, ये पूरा टारगेट किया जा रहा है मोदी जी को। मुझे तो लगता है ये बीजेपी का अंदर का खेल है कि सारा दोष, सारा गुना, सारा चीज का टारगेट मोदी जी को बनाओ ताकि मोदी जी हट जाए और कोई उनके सीट पे बैठ जाए। हो सकता है नंबर 2 या नंबर 3 परेशान हो गए, नंबर 2 और नंबर 3 रहते रहते उनको शायद अभी नंबर 1 बनना है। ये भी तो हो सकता है, हमें तो वही लगता है। सब कुछ हो सकता है। लेकिन रीना गुप्ता जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर रिजू दत्ता जी ने नियम के बारे में बोला और बोला कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ऐसा नहीं होता, तो मैं याद कराना चाहती हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी तो 1 वोट से हारे थे और गिरधर गोमंग जो चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा बना दिए गए थे, वो फिर भी लोकसभा में सांसद बनकर आकर उन्होंने वोट दिया था। नियम का हवाला दिया गया था कि अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया और वही 1 वोट था जिससे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। तब नियम सही थे, तब नियम और प्रक्रिया जो हुई थी, तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। आज सब नियम पर, टेक्निकल डिटेल्स पर, लोकतंत्र के खात्मे की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। नविका जी, इस समय पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है और सारी विपक्ष की पार्टियां मांग कर रही हैं कि जेपीसी बननी चाहिए अडानी के मुद्दे पे। और आपको याद होगा, पहले भी हर्षद मेहता कांड हुआ, केतन पारेख कांड हुआ, हर समय जेपीसी बनी। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी जी के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, तो वो जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? जहां तक मैं अभी जो महंगाई की बात कर रही थी, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगी कि कैसे महंगाई का मुद्दा और अडानी स्कैम का मुद्दा जुड़ा हुआ है। हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमने ये दिखाया कि किस तरह देश के सारे बिजलीघर जो हैं अडानी के नाम कर दिए गए हैं और अडानी महंगी बिजली बेच रहे हैं हर जगह, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो। आप देखिए, हर जगह दिल्ली से महंगी बिजली है क्योंकि उसमें सीधा सीधा घोटाला हुआ है। देखिए, एयरपोर्ट जो अडानी को दे दिए गए हैं, जबकि नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री सबने कहा सारे एयरपोर्ट अडानी को नहीं दिए जाने चाहिए, फिर भी मोदी जी के प्रमित अडानी को सारे एयरपोर्ट दे दिए। लखनऊ एयरपोर्ट, जहां पे यूजर चार्ज 200 रुपए का है, उसको बढ़ा के 1000 रुपए करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, जो इस समय आप और मैं महंगाई से जो परेशान है, पूरा देश जो महंगाई से जूझ रहा है, वो इसी वजह से जूझ रहा है क्योंकि हमारा ये दुर्भाग्य है। तो सारी महंगाई सिर्फ अडानी जी की वजह से है, सुधांशु त्रिवेदी जी? सारी महंगाई, हर चीज के पीछे अडानी जी है। नाविका जी, पहले रिजू दत्ता जी की बात सुन के फिर रीना गुप्ता जी की बात सुन के मेरे मन में जानते क्या बात आ रही है? कांग्रेस ने आज कहा कि काला जादू उन्होंने कर दिया है और भाजपा बच नहीं पाएगी, पर ये लोग जिस तरह का तर्क दे रहे हैं, लग रहा है कि इनके दिमागों पे काला जादू छा गया है।
मतलब कैसे कैसे विचित्र तर्क दिए जा रहे हैं। रिजू दत्ता जी कह रहे हैं मोदी जी इसमें निपटने जा रहे हैं। अब सुनिए, रीना जी कह रही है अडानी की वजह से महंगाई आ गई है। अरे भाई, दुनिया के एक देश का नाम बताइए G7 या G20 में जहां भारत से महंगाई की दर कम हो। मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं, मतलब सब अडानी की वजह से है। पाकिस्तान पलटा जा रहा है, श्रीलंका पलटा जा रहा है, अमेरिका में महंगाई है, ब्रिटेन में महंगाई है, सब अडानी की वजह से। अद्भुत तर्क है भाई, अद्भुत तर्क है। इससे तो कोई जवाब ही नहीं दिया सकता। कारण क्या है? ये वो पार्टी है, भ्रष्टाचार इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल मानता हूं। ये वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के नाम पे सत्ता में आई थी, जिसने कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। आज जेल में रहने के बाद भी अपने वो कट्टर ईमानदार का दावा करते हैं। और इन्होंने बिजली की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत कहते थे अंबानी से बिजली छीनेंगे दिल्ली की। किसके पास है बिजली? क्या कार्रवाई की? उल्टा ऐसी सेटिंग की कि अपनी पार्टी के 2 नेताओं को बोर्ड में अपॉइंट कर दिया था, जिसे एलजी ने अभी हटाया। उससे पहले सरकारी अफसर होते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जाके वहां बैठता था, वहां इनके 2 नेता बैठने लगे। और इन्होंने कहा अडानी को सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट कहां मिला है? राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का, जिसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दी है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता और जो हमारे बाकी लोग बोल रहे, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे भाई? राजस्थान में राज्य सरकार भी तो इंक्वायरी कर सकती है। बताइए, माइंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का। जवाब दीजिए, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे? जवाब पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है केरल में, जहां से जब एक्साइज पॉलिसी पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज आम आदमी पार्टी जो कहती थी कांग्रेस करप्शन करती है, आप जो कहते थे एक्साइज पॉलिसी गलत है, आज सब साथ साथ खड़े हैं। ये भी विडंबना नहीं है क्या उदित राज जी? देखिए, ऐसा है कि भदौरिया जी ने एक सवाल किया, आपके माध्यम से सुधांशु जी से वो सवाल आपसे पूछना चाहिए कि विक्रम सैनी के लिए एक कानून और अब्दुल्ला आजम के लिए दूसरा कानून। इसका जवाब इन्होंने दिया। एक बात। दूसरी बात है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अगर अडानी ने बिजनेस किया और बिजनेस में कहीं कमी हो, प्रोसीजरल लूट पाट हो, तो जो कानून राज्य का है उस पर लागू हो। हम व्यापार बनाने वाले हम हैं, देश बनाने वाले हैं। 2014 के से आए ये सारे बिजनेसमैन क्या बाद में पैदा हुए? हम बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम डकैती के खिलाफ है। और देखिए, बोलने दीजिए, या तो बोलने दीजिए मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा, या तो बोलने दीजिए आप। एक गलत बात है। नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, एक गलत बात है। आप सवाल 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का सेल कंपनियों के बारे में नहीं, गलत बात है। मैं कभी नहीं बोलता, बीच में देता हूँ, मैं छोड़ता हूँ आपका। अरे आप इंटरप्ट कर दें, वो इंटरप्ट कर दें। ये क्या तरीका है भाई? मैं नहीं बोल रही भाई, भी मानता हूँ। रीना गुप्ता जी बीच में आ रही हैं, उनके पास बाद में जाऊंगी, आप अपनी बात कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम इन्वेस्टमेंट को तो हम अट्रैक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अडानी लाए, अंबानी लाए, लेकिन लूट न लाए। हम तो लूट के खिलाफ है। अभी 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों से एफडीआई के माध्यम से भारत में आया, किसका पैसा है? बात अडानी का है, घर खाली करने का राहुल जी का नहीं है। सदस्यता का सवाल बड़ा नहीं है। जुड़ा कहां से? अडानी से। 7 फरवरी को राहुल जी अडानी के बारे में बोलते हैं, 27 फरवरी को वही पुरनेस मोदी जो बीजेपी का नेता है, वो केस को वो वापिस करके 22 को ही बल्कि वापिस करके चालू होता है और फौरन सजा हो जाती है। विक्रम सैनी के लिए एक अलग कानून, जो बीजेपी के लिए, आजम के लिए एक अलग है ये। और आप जो कहती है सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी अडानी के बारे में नहीं है, वो है सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को चेक करने के लिए है। जवाब दीजिए। अगर वहां पर प्रोसीजरल मिस्टेक है तो आप मिसगाइड मत करिए। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए कितना अतार्किक और हास्यास्पद निर्णय दिया है इन्होंने स्टेटमेंट।
भाई उदित राज जी सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, एक पूर्व IRS ऑफिसर है, पूर्व इनकम टैक्स के ऑफिसर है, और क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉब्लम नहीं है, शेल कंपनी से प्रॉब्लम है। 60,000 करोड़ रुपया राजस्थान में लगा है, मतलब जब बाहर से आया है तो शेल कंपनी का है, राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते ही वो इन्वेस्टमेंट हो गया है। अद्भुत तर्क है ना, यहां पे बैठ के छाती ठोकना है, शेल कंपनियों से आ गया, शेल कंपनियों से आ गया, राजस्थान में चला गया, हाँ इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहां शेल कंपनियों से आ गया, छत्तीसगढ़ में चला गया, वो हो गया। और इतना ही नहीं, इनके हिसाब से जिसको शेल कंपनियों वाली कंपनी कह रहे हैं, उसको सैकड़ों एकड़ जमीन अलॉट कर दी राजस्थान की सरकार ने। भाई बहुत विचित्र तर्क है, कोई IRS ऑफिसर अगर ये बात कहे मानवर, तो बहुत ही विचित्र लगता है। आप जो कहने का बहुत साफ बताइए, अडानी या तो आप कहिए कि ये टोटल कंपनी करप्ट है, ये कहना बंद करिए। आप कहिए राजस्थान में करप्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ में करप्ट नहीं है, यहां पे करप्ट नहीं है केरल में। और जिस जमाने में उनको मनमोहन सिंह जी के जमाने में FCI का कॉन्ट्रैक्ट मिला था 15 साल का, भी चल रहा है, वो भी करप्ट नहीं था, एकदम नीट एंड क्लीन था। नरसिम्हा राव जी के जमाने में मुद्रा पोर्ट मिला था, वो भी नीट एंड क्लीन था। राजीव गांधी जी के समय में शुरुआत हुई, वो भी नीट एंड क्लीन था। आपके 3 प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्री करे तो नीट एंड क्लीन है, और अचानक पीछे में सब गड़बड़ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये जो काला कपड़े पहने हुए लोग हैं, इनके मन में कितना काला और कितना उजाला है, वो इन तर्कों से बिल्कुल साफ हो जाता ना। पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, रीना जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले पब्लिक के सवाल। शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का भोपाल से सवाल है, क्या मूल मुद्दों को दरकिनार कर राहुल से बेतुके बयान दिलवाना, राहुल जी के खिलाफ ये सारा खेल अंदर ही अंदर तो नहीं रचा गया? ये सवाल उदित राज जी आपसे। समय चाहिए 10 सेकंड के लिए। मैं नाविका जी, मैं क्या कहूं, जब मैं तो इनको बहुत पढ़ा लिखा दोस्त मानता था। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई मशीनरी नहीं है चेक करने का, न कोई लॉ है न अथॉरिटी है। FDI के सोर्स को चेक करने का ED उसके पास नहीं है, इनकम टैक्स उसके पास नहीं है। इनकम टैक्स को ये पावर है चेक करने का और किसी को नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पैसे का सोर्स का इंक्वायरी का पावर 0 है, किसी एक्ट में नहीं है। वरना हम लोग वही दबोच लेते अडानी को राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। मैं IRS का हूं तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बता दूं। क्या सवाल है बता दीजिए। अब ये नोक-झोंक है, लेकिन सुधांशु जी 30 सेकंड। अरे नविका जी, ये तो बिल्कुल 2 साइडेड हो रहा है। आप हम बस एक लाइन में बहुत अच्छी बात कही, एक लाइन फिर आपके पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई जानने का मैकेनिज्म नहीं है, जबकि वो सरकार है, मगर कांग्रेस पार्टी के पास जानने का है। वाह भाई वाह, इनकम टैक्स की बात गलत है, LIC की बात गलत है, सेबी की बात गलत है, SBI की बात गलत है, और राज्य सरकार को तो कोई जानने का मैकेनिज्म ही नहीं है, मगर और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जान पा रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी जान पा रही है। बता दे भाई कौन सा मैकेनिज्म है जिसपे आपने निष्कर्ष ड्रॉ कर दिया। रीना गुप्ता जी, मुद्दा अडानी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा लोकतंत्र है, मुद्दा आखिर है क्या, और कौन किसके साथ है, किस मुद्दे पर साथ है? नविका जी, पहले तो मैं सुधांशु भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी। बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, लेकिन सुधांशु भाई, आपको मैं चैलेंज करती हूं, दिल्ली से सस्ती बिजली अगर आपके किसी स्टेट में हो तो आप मुझे आज बताइए। दिल्ली में बिजली इसलिए सस्ती है क्योंकि दिल्ली की सरकार पढ़े लिखे और ईमानदार लोग चलाते हैं। हमारी किसी अडानी के साथ कोई साठगांठ नहीं है। 200 यूनिट फ्री मिलती है दिल्ली में बिजली। आपके किसी स्टेट में फ्री बिजली मिलती हो तो आप बताएं। आपके जितने स्टेट हैं, महाराष्ट्र ले लीजिए, कोई स्टेट ले लीजिए, सबसे महंगी बिजली मिलती है पूरे देश में। दूसरा, आप बताइए, DRI की इन्वेस्टिगेशन जो थी अडानी के खिलाफ, जिसमें कि 5 रुपए की मशीनरी ओवर इनवॉइसिंग करके 500 रुपए की दिखाई गई थी, वो इन्वेस्टिगेशन आपने क्यों रोकी? कस्टम्स डिपार्टमेंट उसी DRI की इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया है। कस्टम डिपार्टमेंट को जाना पड़ा क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन रोक दी। अडानी जी ने आपको कितने बेनामी चंदा दिया है, कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, आप देश को तो मुद्दा अडानी है, लोकतंत्र नहीं। पूरे देश में तो रीना जी पब्लिक को समझा दीजिए, मुद्दा अडानी है, लोकतंत्र का खात्मा तो नहीं है। मुद्दा अडानी है ना।
मुद्दा अडानी है, क्योंकि वो ही कारण है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। चलिए सुधांशु जी, हो रही है, चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। को नहीं चलने दे रहे हैं, जेपीसी नहीं बनने दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है रीना जी, तो पता पुनः जरा चलेगा आपने कि तर्क को किसने देखिए, आपने कितना क्या पैसा तर्क खाया है। दिया। आपने कहा कि कस्टम्स डिपार्टमेंट उनके खिलाफ गया है क्योंकि हम नहीं जाना चाह रहे थे। ये कस्टम डिपार्टमेंट किसके अंडर में है, बोलिए? और आप कौन है भाई? आप मतलब सरकार, और सरकार का विभाग आपके हिसाब से गया उनके खिलाफ और सरकार नहीं जाना चाह रही है। बिल्कुल वैसा ही जैसा तर्क दे रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र कि राज्य सरकार को कुछ पता ही नहीं है मगर पार्टी को पता है। रीना जी कह रही है कस्टम डिपार्टमेंट फिर भी गया है, एक सरकार का महकमा बंद कर रहा है तो दूसरा महकमा कोर्ट में गया, वो भी तो सरकार की इजाजत से ही गया होगा। रीना जी, इस मुद्दे को छोड़िए, पब्लिक के सवाल सुनिए। राम कुमार शर्मा का करनाल से सवाल है, क्या कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर कालिख को धो लेंगे? कपूर चंद का सवाल जयपुर से है। इनका कहना है संसद चलाना तो सरकार और विपक्ष दोनों का ही काम है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन चुटकी एक हाथ से ही बजती है। किसका दोष है? आप बताइए रिजू दत्ता जी। चुटकी एक हाथ से बज सकती है, ताली के लिए तो दो हाथ चाहिए। जनता पूछ रही है, दोनों अगर इस लेवल तक आ जाएं तो कैसे चलेगा लोकतंत्र? बिल्कुल सही सवाल। जनता तो सब जानती है, जनता ने सही सवाल पूछा। अब मेरा सवाल जनता से ये है कि अगर मान लीजिए कि वो राहुल गांधी अगर डिस्क्वालीफाई नहीं होते और वो माफी नहीं मांगते, तो क्या 2024 तक बीजेपी पार्लियामेंट चलने ही नहीं देती? ये सबसे अहम सवाल है। एक एमपी जो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है, वो सब माफी मांगे ना मांगे उससे क्या फर्क पड़ता है? देश के मुद्दे उठते हैं संसद में और संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक बीजेपी की है, क्योंकि वो सिर्फ एक साइड की जिम्मेदारी है। यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। एक सवाल और मैं लेना चाहूंगी अनुराग भदौरिया जी। जनता ये सवाल पूछ रही है और सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि अगर आप कोर्ट पर विश्वास नहीं करेंगे, संसद आप चलने नहीं देंगे, तो आप विश्वास किस पे करेंगे? मुद्दे उठाएंगे कहां? देखिए, सांसद, आपका जवाब दे रहा हूं। सांसद नहीं चलने दे रहा है सत्ता दल। सत्ता दल संसद चलाने की जिम्मेदारी होती है, वो चला नहीं पा रहा है और चलाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको चाहता है हम चलाएंगे तो जनता के मुद्दे उठेंगे वहां पे। महंगाई भी, बेरोजगारी भी, महिला समस्या भी, और जो लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, इसके मुद्दे उठेंगे। इससे भागने के लिए वो छुपते घूमते इधर उधर। आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कैसे ऐसे 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 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? परेशान अंदर से, चिड़चिड़ा रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। हमने सवाल पूछ दिया विक्रम सैनी का, तो परेशान अंदर से पसीना निकल रहा है। आप कह रहे हैं सवालों के जवाब नहीं है। सुधांशु जी, आप टेंशन में है, सत्ता पक्ष टेंशन में है या विपक्ष टेंशन में है? संसद चल नहीं रहा, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए? देखिए, और तो कोई टेंशन में हो ना हो, अनुराग भदौरिया जी बिल्कुल डांसिंग मोशन में जरूर नजर आते हैं। हाथ पांव एकदम नृत्य नाटिका की तरह वो हिलाते हैं। कोई बात नहीं, मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था बड़े भारी भारी मुद्दे। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने कितनी बार विक्रम सैनी, पूरे दर्शकों ने देखा है कि अगर सबसे आक्रामक होकर खड़े हुए अखिलेश यादव जी, तो उस बयान पे जब योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, विधानसभा तो कहने लगे भाषा की मर्यादा रखिए, बेरोजगारी, भाषा की मर्यादा याद आई, कैसे माफियाओं के खिलाफ ये बयान थे। जो आप नहीं चलाना चाह रहे हो कि महंगाई के ऊपर उग्रता से खड़े हो गए हो, इनके हिसाब से जो है बेरोजगारी के ऊपर खड़े हो गए हो, अर्थव्यवस्था पे खड़े हो गए हो। और मैं तो कहूंगा कि आज स्थिति ये है कि जब कोई बुलडोजर चल जाता है किसी अपराधी के, अपराध के आरोपी के घर पे, तो इनके दिल में दर्द होने लगता है। जवाब दे दूं? परंतु यहाँ पे आके केवल बोलते हैं, सदन में दिखाइए कोई बयान। जवाब दे दूं? बताइए कितने सदन प्रस्ताव लाए आप? जवाब दे दूं? जवाब अब आप क्या देंगे? जवाब तो अब जनता लेगी सबसे। जवाब जनता लेगी सबसे, क्योंकि भारत के संसदीय लोकतंत्र में ये पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब सरकार और विपक्ष के बीच में आर पार की लड़ाई छिड़ी है। आपातकाल के पहले जो जयप्रकाश नारायण ने सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, आपातकाल में भी देश के लोकतंत्र पर विपक्ष की आस्था बनी रही थी। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि देश के लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। मुझे
लगता है कि स्थिति पक्ष या विपक्ष की राजनीति को मौके भले देती हो, लेकिन यह देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आप अगर कोर्ट्स पर अपना विश्वास नहीं रखेंगे, आप अगर जनता के मतदान पर विश्वास नहीं रखेंगे, तो फिर देश चलेगा कैसे और लोकतंत्र बचेगा कैसे? क्या इसकी जिम्मेदारी एक ही तरफ की हो सकती है या हर किसी को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा? क्योंकि इस देश में विपक्ष और सत्ता पक्ष के अलावा भी एक बड़ी संख्या है लोगों की, उन्हें पब्लिक कहा जाता है और पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक फैसला सुनाएगी। पब्लिक के फैसले पर तो सबको भरोसा करना पड़ेगा।